अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पर बात करेंगे। गंदम जिस मरहले पर है, अब इसकी कटाई शुरू होने वाली है, गहाई होगी और फिर ये मार्केट में पहुंचेगी। इस मरहले पर हमने क्या एहतियातें बरतनी है, किस तरह गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है, फसल को बचाया जा सकता है, वो क्या टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम बेहतर पैदावार को ट्रांसमिट कर सकते हैं मंडी तक। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं अल्लाह रखा संधू साहब। आप महकमा ज़राअत तोसी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अली। आप साइंटिफिक ऑफिसर हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़रूरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर में। और उनके साथ तीसरे मेहमान हैं महमूद रियाज साहब। आप एग्री इंजीनियर हैं एमरी में। एमरी वो शोबा है जहाँ ज़राअत से मुतल्लिक मैकेनाइजेशन पे काम होता है। तो इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। अल्लाह रखा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपकी रिपोर्ट क्या है, गंदम कैसी खड़ी है? ठीक है, फसल अच्छी जा रही है या कमज़ोर है? क्या इतलात क्या है? सर अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की फसल इस दफ़ा बहुत अच्छी है। उसकी हालत जो है, लोग ये लोगों ने तो बड़ा डरा दिया था कि डीएपी नहीं है तो उसकी वजह से गंदम अच्छी नाइट्रोजन का जो फिर नाइट्रोजन का इशू आ गया। हाँ, उस वजह से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ना इस दफ़ा शायद फसल अच्छी ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्याल है कि इस दफ़ा पिछले साल से किसी लिहाज से गंदम कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी पर एकड़। ये अच्छा, इम्कान है कि फी एकड़ ज़्यादा हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। उसकी वजह ये जो गंदम का पौधा है ना, वैसे ही ये इसको एक बैलेंस में नाइट्रोजन चाहिए। लोग एक्सेस में इसमें ना इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन। अच्छा। तो इस दफ़ा थोड़ा सा ये जो इशू बने रहे हैं, अल्लाह की तरफ से बड़ी कमी हो गई तो अल्लाह मुतनासिब पड़ गई। हाँ जी, हाँ। ये इस दफ़ा उम्मीद है कि यूरिया जो पड़ी है ना गंदम में, हाँ। ये बड़ी बैलेंस पड़ी है। अच्छा। और इससे पैदावार अच्छी आएगी। एफड का इशू नहीं बना हमारे इस दफ़ा गंदम में। अच्छा। तो क्योंकि मौसम बारिशें ज़्यादा नहीं हुई तो गंदम के लिए ये बड़ा बेहतर हो गया। अच्छा। इसमें और ये गंदम की अच्छी पैदावार आने की एक और वजह ये है कि हमारी पिछली दफ़ा ये जो इसकी सोइंग है ना, ठीक है, 11वें महीने में मैक्सिमम तकरीबन 80-90% गंदम की काश्त हो गई थी। ठीक है, ये बड़ा इसमें ना अच्छी पैदावार आने में है। पानी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। दूसरा, ये वाटर लविंग प्लांट नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि कह लेना कि जिंदा रहने के लिए पानी दरकार है। अच्छा। हम 3 से 4 पानी रिकमेंड करते हैं गंदम को। वो भी हम कहते हैं कि हर पानी फुल भराई करके नहीं देना। ठीक है, ऐसे देना है कि थोड़ा उसका कोई 5-7 मरले रहता है एकड़, तो उसका पानी बंद कर रजा के नहीं पिलाना, रजा के नहीं देना। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो फैक्टर जो है ये अल्लाह की तरफ से हो गए। पानी की भी कोई कमी थी, नाइट्रोजन की भी कमी, नाइट्रोजन बड़ी बैलेंस आई है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब का जो शोबा है ना जी, वो रिसर्च का है। डॉक्टर साहब, ये अगर वाकई कुदरत ने ऐसे असबाब मुहैया कर दी है कि चीज़ें ठीक हो गई, तो हम अपने लोगों को बताते क्यों नहीं है कि भाई ये नाइट्रोजन इतनी काफ़ी है, पानी भी इतना ही काफ़ी है, फिक्रमंद ना हो, अगर पानी थोड़ा है तो उससे गुजारा हो जाएगा। जी शुक्रिया बुखारी साहब। इसमें मैं अर्ज़ कर दूं सर, एक दो और जो फैक्टर हैं ना इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो अच्छी पैदावार है उसके अवामिल कौन कौन से होंगे। एक तो उसमें ये है कि इस दफ़ा जो काश्तकार हजरात हैं हमारे, उन्होंने अच्छी वैराइटीज़ काश्त की हैं जो फील्ड के अंदर रेजिस्ट कर रही थी येलो रस्ट के अंदर। अच्छा। लीफ रस्ट के अगेंस्ट पिछले 2-3 सालों में मसला रहा है येलो रस्ट का और लीफ रस्ट का पूरे पंजाब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के इदारों से ऐसी अच्छी वैराइटीज़ निकली हैं और फार्मर फील्ड तक पहुंची हैं जो इन दोनों बीमारियों को रेजिस्ट कर रही हैं। एक तो ये भी उसकी वजह है। फिर उसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं कि बैलेंस, हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम जब भी हम एक हमारा काम है वैरायटी को डेवलप करना, साथ में उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देना भी हमारा काम है। ठीक है, हम जो वैरायटी बनाते हैं उसके साथ उसके जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होंगी उस वैरायटी की, आपने इतना पानी देना है, इतना फर्टिलाइजर यूज करना है, ये एहतियातें करनी है, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी हम साथ में कन्वे करते हैं। हम अपने फार्मर डेज करते हैं, एक्सटेंशन के ज़रिए से फैलाते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से, इस तरह से प्रोग्रामों के ज़रिए से। बैलेंस जो खुराक है ना वो पौधे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि एक एलिमेंट को आप ज़्यादा कर लें और एक एलिमेंट को आप कम कर लें। तो हम उसको बैलेंस जब खुराक मिलेगी, उसके अंदर फास्फोरस की कमी है, अगर उसके अंदर यूरिया की कमी है, उसके अंदर डीएपी है, उसके अंदर पोटाश है, ये तीनों एलिमेंट जो मेजर एलिमेंट है अगर ये मुतनासिब मिकदार के अंदर मिलेंगे तो उसका सही फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मज़ीद तफसील से बात करेंगे हम कि ये फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइज़र भी है, ज़ाहिर यूरिया का इशू था तो लोग बड़े हरासा थे, परेशान थे। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि बहावलपुर डिवीजन में गंदम की क्या सूरत हाल है, आपकी रिपोर्ट क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ये है कि बहावलपुर के अंदर भी गंदम पूरे पंजाब की तरह उसमें भी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। अब वो मिच्योरिटी की तरफ जा रही है, दाना जो है वो हार्ड होने, अब जो अगेती काश्त थी जो टाइम से काश्त हो गई थी, जैसे भाई बता रहे हैं अर्ली नवंबर की जो काश्त थी वो अब तकरीबन उनका सिट्टा जो है वो अपना रंग चेंज कर चुका है, वो मिच्योरिटी के करीब है। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उनकी मिच्योरिटी हो सकती है, थ्रेशिंग लग सकती है उसको। जो थोड़ी सी पिछेती थी उनको थोड़ा सा टाइम और वो लेंगी, हफ्ता 10 दिन 12 दिन वो मज़ीद लेंगी। उसमें ये है कि सॉरी मैं ब्लैंक हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर तक कि एक काश्तकार के लिए जी क्या इशारे हैं कि उसकी गंदम सही तरह पक गई है। एक तो वो खुद अंदाज़ा लगा लेते हैं ना, लेकिन आप भी हमें गाइड कीजिएगा, बताइएगा फार्मर को कि उसको एक गंदम बिल्कुल सही, अब इस वक्त मजीद इसको नहीं रोकना चाहिए या इसको अभी 2-4 दिन रोकना चाहिए, वो क्या इशारे हैं जिससे गंदम बिल्कुल पक के तैयार हो जाती है? मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं ज़रा महमूद रियाज साहब को भी शामिल कर लूँ। महमूद साहब, आपका शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्रेशर आई ना जी, ये गंदम के शोबे में इनकलाब बर्पा हो गया। उससे पहले घाई करते थे हम बैलों के साथ और उससे बड़ा स्लो प्रोसेस होता था, गंदम बड़ी ज़ाय हो जाती थी। लेकिन ये थ्रेशर आई तो फिर थ्रेशर आज मुद्दत ही हो गई है, वही थ्रेशर रूटीन की थ्रेशर चली जा रही है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ सकी, कोई बेहतरी नहीं आ सकी। तो इस पर क्या वजह बनी? बहुत शुक्रिया, बड़ी गंदम ज़ाय हो जाती है थ्रेशर। जी डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज के इस प्रोग्राम में दावत दी। देखें, बात सिर्फ थ्रेशर की नहीं है। मैं समझता हूं कि मशीनी काश्त का एक ओवरऑल जो सिनेरियो है वो डेवलप हो रहा है। हमारे इदारे के साथ जो मैन्युफैक्चरर्स लिंक में होते हैं उनके साथ हम गाहे बगाहे फीडबैक लेते रहते हैं कि वो अपने थ्रेशर को किस तरह से पहले से बेहतर कर रहे हैं। तो अगर आप आज से 10-15 साल पहले के थ्रेशर और आज के थ्रेशर का मुआयना करेंगे तो आपको ना सिर्फ थ्रेशर की सलाहियत में बहुत ज्यादा इजाफा नजर आएगा, हमें हैयत में तो फर्क नजर आता है, हैयत में भी और उसकी परफॉर्मेंस में भी। असल में साइंसी बुनियादों पर किसी भी मशीन की जब कारकर्दगी जांची जाती है तभी हम उस बात का तयन कर सकते हैं कि आया इस मशीन की कारकर्दगी पहले से बेहतर हुई है या नहीं। और आप ये बात जानते हैं कि साइंसी बुनियादों पे अगर किसी मशीन की कारकर्दगी 1% या 2% भी किसी साल में बढ़ती है तो वो बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जाती है। तो थ्रेशर हो या कंबाइन हार्वेस्टर्स हों या रीपर हों या कोई भी दूसरी मशीन हो, जो उसकी तरक्की और तरवीज का अमल है वो तो जारी और सारी रहता है। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि आज जब हर चीज़ जो है वो मशीनी दौर से नथी है तो पाकिस्तान की ज़रात जो है ये भी अब गामजन है मशीनी काश्त की जानिब। और गामजन है, लेकिन इतने आहिस्ता से गामजन है कि शायद दुनिया हमसे फिर मजीद 50 साल आगे निकल जाएगी। और आज हमारी मैकेनाइजेशन कहाँ ठहरी हुई है? हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम मैकेनाइज्ड हैं, हमारे पास थ्रेशर है तो मैकेनाइज्ड है। दुनिया मैकेनिज्म में कितनी आगे चली गई है, ये भी आपको अंदाजा है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इसके बहुत से अवामिल हैं कि हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन जो है उसकी तरवीज में क्या क्या रुकावटें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की ज़ेरे निगरानी जिस किस्म की काविशें की जा रही हैं, खसूसन हाल ही में हमारा एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिसके तहत ज़मींदारों को 60% सब्सिडी पे 54 मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरी आलात और मशीनें जो हैं, जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर, जिसमें थ्रेशर, जिसमें वीट ड्रिल, जिसमें न्यूमेटिक प्लांटर्स, वीट के बेड प्लांटर्स, इस किस्म की और कई मशीनें, फ्रंट रीपर है और वॉक आफ्टर टाइप रीपर है, ये सारी मशीनें हुकूमत पंजाब की जानिब से इस स्कीम में शामिल की गई हैं, जिनका मकसद यही है कि सूबे भर में एक इनकलाब बर्पा किया जाए और मशीनी काश्त की जानिब पाकिस्तान का जो सफ़र है उसको ना सिर्फ तेज़ी दी जाए बल्कि जो मकसूद है उसको भी जल्द से जल्द हासिल किया। ठीक है, इसमें मजीद बात करेंगे। मैं ज़रा अल्लाह रखा साहब से पूछना चाहूँगा कि अल्लाह रखा साहब, इस वक्त जो है गंदम बिल्कुल कटाई के करीब है। अच्छा, कहीं कहीं कटाई शुरू भी हो गई है, तो यहाँ हमारे जो मुल्तान डिवीजन है इसमें क्या इतलात हैं कि कहीं कटाई का अमल शुरू हुआ है या अभी तखीर है? क्या लग क्या रहा है फसल को देख के, अंदाज़ा क्या हो रहा है? अभी बहुत कम, 1% से भी कम है चांसेस। ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, तहसील मुल्तान में अभी तक कहीं भी रिपोर्ट नहीं है कि गंदम की कटाई शुरू होगी। ठीक है, लेकिन कोई 10 दिन के करीब ये हो जाएगी कहीं कहीं, बहुत तैयारी हो रही है। उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा ना कोई मार्च का टेम्परेचर ज़्यादा अर्ली रेज कर गया है। ठीक है,
उस वजह से पिछले साल की निस्बत ये इसकी कटाई जो है ना पहले अच्छा, उतार चढ़ाव भी बहुत रहा है टेम्परेचर हाँ। ना जी, या अचानक गर्मी आ जाती है फिर ठंडा हो जाता है मौसम, फिर अचानक गर्मी आ जाती है जी, लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन इस दफ़ा नहीं आई। ये अचानक ही गर्म हुआ है। ठीक है, मार्च के स्टार्ट में ही हो गया था। ठीक है। तो इससे ये जो लेट काश्त है ना गंदम की, जो 12वें महीने में हुई या 11वें के एंड में हुई है, उस पे थोड़ा सा नेगेटिव असर आएगा मौसम का। अच्छा, जो लेट काश्त है जिस साल उनके लिए फिर रिकमेंडेशन क्या है? जो लेट काश्त है उसके मैं लिए आपको बताता हूँ। आगे ये जो मार्च का टेम्परेचर, इस मार्च के बारे में ये कहा जाता है कि जिस साल मार्च ठंडा होगा ना, गंदम की पैदावार में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, मार्च अब इस दफ़ा क्योंकि गर्म हो गया है, इसको न्यूट्रल किया उसकी डेट ऑफ काश्त ने, क्योंकि 11वें महीने में मैक्सिमम हो गई थी। ठीक है। दूसरा उसका है कि इसमें इरिगेशन का सबसे जो बुनियादी टिप है कि इस हार्ड वेदर से बचते हुए हम अच्छी पैदावार की तरफ चले जाएं। इसकी इरिगेशन जो लास्ट थी ना, वो हमने एक्सटेंशन ने अपनी मीटिंग्स में मीडिया के ज़रिए ये कह दिया था कि जितनी जल्दी हो जाए आखिरी पानी, इसको लेट ना करें। फौरन गर्मी की लहर मीडिया पे लोगों को पता चल जाता है। अब काश्तकार भी बहुत अब भी आपकी रिकमेंडेशन यही है कि आखिरी पानी नहीं लगाया, लगा लें या नहीं? अब तो तकरीबन मेच्योरिटी के करीब चली गई। अब पानी लगाने का नुकसान ही होगा। अच्छा, क्योंकि अब वो मेच्योर हो गई है। ठीक है। अब तो उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। मतलब पानी बिल्कुल ना लगाएं। पानी अब नहीं लगेगा। ये मार्च के शुरू में जब ये हीट वेव का पता चला था ना, ठीक है, तो उस वक्त हमने रिकमेंड किया था और दोस्तों ने तकरीबन 99% लोगों ने पानी प्रॉपर टाइम पे लगा लिया। अच्छा, कुछ लोगों की फसल जरा डिले होती है ना जी, वो सोचते हैं कि भाई मौसम गर्म हो गया, पानी लगा दिया जाए, कोई हर चीज़ इससे बेहतर हो जाएगी। तो अब पानी लगाने की जरूरत नहीं है। अब पानी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ब्राउनिंग, वो ग्रीनिश से ना, ठीक है, उसका सिटा ब्राउनिंग की तरफ चला गया और ये पकने की तरफ चली गई है। पकने की तरफ चली गई। इसलिए इस वक्त पानी जो है उसको अब अगर पानी लगेगा ना, कोई हम वैसे मना करें, अगर कोई दोस्त ऐसे करता है तो उनका बार बार साल साल से जिम्मेदार को भी पता है कि जी कैसे करना है। इसको बात करते हैं, मजीद एक ब्रेक ले लें जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गंदम की काश्त के बाद अब जो कटाई और गहाई का मरला है उस पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा, वो एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के गया था कि अब ये फैसला कैसे हो कि गंदम पक के तैयार हो गई है या इसमें 2-4 दिन डिले है? इसके क्या इंडिकेटर्स हैं, इशारे क्या हैं? हाँ, चलिए वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ सर। उसमें ये है कि जब इसका रंग चेंज हो जाए और सिट्टे के अंदर से थोड़ा सा दाना निकाल के देख लें और उसको दांतों के अंदर चबा के देख लें, अगर तो उसके अंदर कोई थोड़ी सी आवाज़ आती है टूटने की, तो वो इसका मतलब है उसकी जो नमी होगी, कड़ाका है, कड़ाका तो इसका मतलब है कि फसल तैयार है, कड़ाका कहते हैं। ठीक है। तो वो उस वक्त उसकी जो नमी होती है तकरीबन वो 12 से 14% तक होती है। ठीक है। तो ये अच्छा उसकी एक इंडिकेशन है कि अब हमारी फसल कटाई के लिए और गहाई के लिए तैयार है। ठीक है। तो उस वक्त ये आसान सा तजर्बा है, लोगों को इसका अंदाज़ा भी होता है कि इसको कैसे चेक करना है। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर वो उसमें से कटक की आवाज़ आती है तो उस वक्त आपकी जो फसल है। और इसके साथ मैं एक छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, जो पानी की बात हो रही थी सर, उसका सबसे आसान और जो बेहतर है ना, उसमें है कि आखिरी पानी हमने किस वक्त लगाना है, जिस वक्त दाना उसके अंदर बन चुका है, उसको थोड़ा सा दबा के देखें। अगर तो उसके अंदर दूधिया सा पानी निकलता है दाने के अंदर से, सिट्टे के अंदर से, अच्छा, या थोड़ा सा वाइट सा पानी निकलता है, जूस की शक्ल में पानी निकलता है, उस वक्त तक आप पानी लगा सकते हैं। अगर उसको दबा के देखते हैं उसमें से पानी वगैरह नहीं निकलता, वो पिचकता नहीं है दाना, तो इसका मतलब है वो दाना हारने की तरफ जा रहा है, उस वक्त पानी बिल्कुल नहीं लगाना, हरगिज़ नहीं लगाना। उसका उल्टा नुकसान हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ये दोनों बड़े आपने अच्छे इंडिकेटर्स बताए। अब इसको चेक करना है तो ये रैंडमली, जिस तरह हम कपास में सर्वे कर लेते हैं, पूरा जायज़ा ले लेते हैं, इसको रैंडमली 5, 7, 10 पौधों का चेक करना है या किसी भी पौधे से चेक कर लें, ठीक है दोनों मामले? अगर एक ही तारीख की काश्त है, अगर एक किला एक बंदे ने एक डेट में लगाया हुआ है, तो वो तकरीबन एक ही वैरायटी है, एक ही किला है, एक जैसी ज़मीन है, एक जैसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके अंदर, तो उसमें से चंद एक दानों को चेक कर लें, चंद एक कोनों में से चेक कर लें, तो वो उसके लिए वो ठीक है। अगर तो आपकी डिफरेंट सोइंग डेट्स के अंदर काश्त है या डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, क्योंकि वैरायटी भी उसका भी फ़र्क होता है, कोई 5 दिन अर्ली होती है, कोई 5-10 दिन लेट होती है, तो उसका भी
वैरायटी के हिसाब से देख लेना चाहिए कि कौन से एकड़ में पानी लगाना है हमने और कौन से एकड़ में नहीं लगाना। ठीक है। तो अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त जो है कोई ऐसी टिप भी है कि अब गंदम की फसल तो तकरीबन तैयारी के मराइल में है, लेकिन गंदम का जो दाना है वो इस वक्त मज़ीद बेहतर हो जाए, मोटा हो जाए या उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, इस वक्त कोई ऐसे टिप्स भी हैं जिनको अख्तियार करके हम ये अडॉप्ट कर लें, ये सब कुछ हासिल कर लें? उसमें सर ये है कि जो पौधा है ना वो पहले से अपनी जितनी भी उसको चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो ज़मीन से हासिल करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो स्टोर करने के बाद वो ट्रांसलोकेट करती हैं सीड के अंदर, पौधे में से जितने भी न्यूट्रिएंट उसने एब्जॉर्ब किए हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसलोकेट होंगे सीड के अंदर। तो उस वक्त हम उसको कोई इजाफी खुराक दे के या कोई ऐसी चीज़ दे के हम उसको फ़ायदा नहीं कर सकते कि इससे दाने का वजन बढ़ जाए या इससे जो कुछ हमने देना है उसको बेसिक डोज के ऊपर हम उसको अब जो मरला है वो सिर्फ जो हमने बीज बोया था उसको काटने का वक्त है और अल्लाह ताला से दुआ का वक्त है। और ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है इसके अंदर आके, मार्च के एंड पे आके या अप्रैल के शुरू में आके, इस वक्त आंधियाँ और बारिशें ये मौसम भी शुरू हो जाता है। तो काश्तकारों को चाहिए कि इससे एक तो अपनी जो फसलें हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से बचा के रख सकते हैं वो कि आखिरी पानी वो टाइम से लगा लें। आखिरी जो यूरिया है वो उन्होंने अगर पहले अप्लाई कर दिया है, हमारी जो रिकमेंडेशन होती है, जनरल जो रिकमेंडेशन है वो है पहले और दूसरे पानी के अंदर अपनी जो यूरिया है उसकी मिकदार पूरी कर लें अपनी फसल को, उसके बाद यूरिया ना दें। उस यूरिया बाद में अगर देते हैं तो उस यूरिया का 2-3 नुकसान होंगे। एक तो उसमें लाजिंग का खतरा हो जाएगा चोटी के ऊपर, एक उसके अंदर एफिड का अटैक ज़्यादा आ जाएगा, एक उसके अंदर जो रस्ट की बीमारियां हैं वो भी उसके ऊपर, वो वल्नरेबल एक थोड़ी सी ना लश ग्रीन में आ जाती है तो वो उसके ऊपर अटैक ज़्यादा हो सकता है। तो नाइट्रोजन को इस तरह से पूरा कर लें, पानी को भी अपने टाइम के ऊपर उसको बंद कर दें, जब उसकी आखिरी इरिगेशन हो गई है तो उसके बाद पानी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से करके, या अगर कोई ऐसे रकबे हैं जिनके अंदर छोटी कद की वैरायटी चलती है, कुछ ऐसे रकबे हैं जिनके अंदर बड़ी कद की वैरायटी चलती है, तो ये प्रैक्टिसेस अपना के अपनी जो ज़मीन के मुताबिक वैरायटी की सिलेक्शन करके मैनेजमेंट के ज़रिए से इस तरह से जो हजरात हैं वो अपनी हमारा फसल बचाने का मरला है, बचाने जो का कुछ हमने काश्त कर ली है वो पक गई है, अब उसको बचाना कैसे है, उसमें क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी है, उससे बात करते हैं। महमूद साहब से पूछेंगे। महमूद साहब देखिए, हमारे पास बहुत सारे काश्तकारों के पास अपना थ्रेशर नहीं है, ठीक है ना, ज़ाहिर वसाइल की कमी, हार्वेस्टर तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता, शायद नादिर किसी के पास होगा, अदरवाइज थ्रेशर भी जो है वो किराए पर लेके आते हैं और उसको चलाते हैं। हमने कई दफ़ा देखा लोग थ्रेशर लेकर आए, पता लगा थ्रेशर लगाइए दाना टूट रहा है, पता लगा जी वो सही भूसा और गंदम सेपरेट नहीं हो रही, भूसा उड़ा रही है, गंदम उसके साथ भूसे के साथ मिक्स होकर जा रही है। तो ये क्या एहतियाती तदबीर हैं? आप थ्रेशर की शक्ल देख के फैसला करेंगे कि ये पुरानी थ्रेशर है इसको नहीं लेके जाना, या कोई और ऐसे इशारे हैं जो हम काश्तकार को बता सकें कि वो किस तरह थ्रेशर का फैसला करेंगे ये थ्रेशर उसके लिए ठीक है? जी, बहुत अहम सवाल है। और ना सिर्फ थ्रेशर बल्कि अब चूंकि हमारे यहाँ बतदरीज एक रुझान में इजाफा हो रहा है कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल का, खासतौर पे किराए के ऊपर कंबाइन हार्वेस्टर का, और दुनिया भर में ये जो है ये कामयाब है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपनी मशीन देता है ज़िम्मेदार को, क्योंकि जो कटाई का सीज़न है वो 20 दिन 25 दिन के अंदर सारी कटाई होनी है और बाकी सारा साल मशीन जो है वो स्पेयर पड़ी रहेगी। तो चाहे वो थ्रेशर है या कंबाइन हार्वेस्टर है, इन दोनों के जो थ्रेशिंग के अमल का या गहाई के अमल जो दोनों में वो सेम है, और वो ये है कि आपका जो थ्रेशिंग ड्रम होता है वो एक कनकेव होती है जिसके अगेंस्ट, जिसके मुखालिफ वो रोटेट करता है। उसके ऊपर छोटे छोटे पैग लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे से लोहे के इस तरह की चिमटानुमा पैग्स लगे हुए होते हैं जो कि सिट्टे को ठोकर लगाते हैं, जिसकी मदद से जो दाना है वो सिट्टे से अलग होता चला जाता है। अब आपकी बात सही है कि जो थ्रेशर वाला है या कंबाइन हार्वेस्टर वाला है उसने जल्द अज जल्द अगले खेत में जाके अगला नबेड़ा भी करना है, तो उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपनी थ्रेशर की गाहे बगाहे मेंटेनेंस करता रहे, वो चेक करता रहे। ये मैं समझता हूं कि हमारे जिम्मेदार को खुद ये बेड़ा उठाना होगा, क्योंकि नुकसान उसकी फसल का होगा। ठीक है, आपने बड़ा ज़रूरी ये पॉइंट रेज किया। मैं आपको बताता चलूं कि हमारी तहकीक के मुताबिक हमारे यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर्स और बाज़ों का थ्रेशर के इस्तेमाल में, लेकिन खसूसन कंबाइन हार्वेस्टर्स में 20% तक जो हमारी गंदम है वो ज़ाया हो जाती है। 20% तक आलमी मयार में ज़्यादा से ज़्यादा जो इजाज़त दी जाती है कि किसी कंबाइन हार्वेस्टर काबिल बर्दाश्त वो 4% 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, और वो भी मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर कि इससे ज़्यादा किसी भी सूरत में नुकसान ना हो। तो जिम्मेदार उसको चेक कर सकता है। अगर कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है तो
थोड़ी देर चलाने के बाद ही वो रुकवा कर देखे कि कहीं पीछे जो मौजूद नाड़ है उसके अंदर गंदम के जो दाने गिर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अमूमी तौर पर एक देसी टोटका ये आजमाया जाता है कि आप एक हाथ जो है वो ज़मीन में रखें और अगर आपके हाथ के नीचे 20 से ज़्यादा दाने हैं तो फिर आपका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, 10 दाने 12 दाने तक अगर आपके हाथ के नीचे आते हैं तो वो आपकी रेंज काबिल कबूल है। इसी तरह अगर आपने थ्रेशर का इस्तेमाल करवाना है तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करवाने से पहले आप लोग चेक कर लें कि उसकी बेल्टें आप देख लें कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा लूज ना हो, ढीली होने की सूरत में, बहुत ज़्यादा टाइट होने की सूरत में। ये बेचारे काश्तकार के पास तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो बेल्टें चेक करे या उसका ड्रम चेक करे जी। ये तो जो थ्रेशर ला रहा है, जो ये सर्विसेज दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी है वो चेक करे। मैं समझता हूँ डॉक्टर बुखारी साहब कि हमारा जिम्मेदार जो है ये बहुत सियाना है, बहुत समझदार है और आज जिस मशीनी दौर में हम जिंदा हैं वो बाकी सब मशीनों से जहां बखूबी वाकिफ है, इन मशीनों से वाकफियत वो अपनी ज़रूरत के तहत बहुत बेहतर रखता है। और बहुत से जिम्मेदार जब हम फील्ड में जाते हैं उनको कंबाइन हार्वेस्टर के मुतल्लिक किस तरह की आगाही फराहम करते हैं या थ्रेशर के मुतल्लिक, तो वो हमसे अपना जब तजर्बा बयान करते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी एहसास होता है कि जिम्मेदार हमारा इतना सीधा नहीं है, वो बहुत चीजें। अच्छा, ये 2-4 टिप्स तो आपने दिए, एक टिप मैं दे दूं कि भी अगर वो पिछली फसल जिसको अगर वो गा के आ रहा है, थ्रेशर लगा के आ रहा है, तो उस जिम्मेदार से पूछ लें कि भाई आपका नुकसान ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो ये भी एक आसान रास्ता है ना जी, क्योंकि अफरा तफरी में वो थ्रेशर लाते हैं और अफरा तफरी में ही वो थ्रेश करके वो निकल जाते हैं, उसमें बाद में पता लगता है कि ये नुकसान। मसला इसमें यह आता है कि जिम्मेदार बेचारे को अक्सर खुद मालूम नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने जैसे फरमाया कि 20% तक तो जो नुकसान होता है उसको अमूमी तौर पे काबिल कबूल तस्वुर किया जाता है। तो जो पिछला जिम्मेदार है वो भी यही समझेगा कि इतना नुकसान तो करती है मशीन। तो मैं ये समझता हूं कि 2-3 चीजें हैं जिसको जिम्मेदार गाहे बगाहे देखे। एक, जब वो कटाई शुरू कर ली कंबाइन हार्वेस्टर ने तो फौरन जाके ऊपर जो ग्रेन टैंक है उसके अंदर जाके देखे कि दाना साफ आ रहा है, टूटा हुआ दाना तो नहीं आ रहा है और इसके साथ स्ट्रा वगैरह तो इसमें शामिल नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो एफिशिएंसी का मसला है और इसको तो आपको एड्रेस करना चाहिए जी। अगर 20% हमारी गंदम 20% ज़ाये हो रही है तो बड़ी ये तो अफसोसनाक पहलू है। अगर आप देखें ना जी, अगर हम 15-18% भी बचा लें और उसको कौमी पैदावार में ऐड करें तो कितना फर्क पड़ जाएगा जी। मैं एमरी क्या कर रहा है, मैं उसमें गुजारिश करूंगा, ना सिर्फ एमरी बल्कि एग्रीकल्चर का शोबा फील्ड विंग जो है, इसमें हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ज़रूरी इंजीनियर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे इस्तेदाद रखते हैं कि वो हमारे जो कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं उसके ना सिर्फ इस नुकसान की जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये कितने फीसद नुकसान कर रहा है, बल्कि इस हवाले से जो जिम्मेदार है उसको रहनुमाई भी दे सकते हैं और जो ऑपरेटर है उसको भी इस हवाले से वो गाइड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले साल पूरे पंजाब में एग्रीकल्चर फील्ड विंग की जानिब से एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की गई जिसमें पंजाब भर के तकरीबन तमाम अजला में जो कंबाइन हार्वेस्टर्स चल रही थी उनको चेक करने के बाद इस चीज को ऑथेंटिकेट किया गया कि क्या वाकई ये जो हम 20% की बल्कि तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। जिन थ्रेशर को या जिन हार्वेस्टर्स को आप पास कर दें जी वो रजिस्टर्ड हो और ये पता हो कि सिर्फ ये थ्रेशर या हार्वेस्टर इस्तेमाल हो। हुकूमत पंजाब इस हवाले से भी सर इकदाम उठाने के बारे में बहुत संजीदा, और जैसा मैंने पहले कहा कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए कंबाइन हार्वेस्टर्स जो दी जाएंगी उसमें चूंकि वो नई कंबाइन हार्वेस्टर्स होंगी, मैं ये भी बताता चलूं कि ये कंबाइन हार्वेस्टर्स आखिर इतना नुकसान करती क्यों है, क्योंकि ये बाहर से ज्यादातर सेकंड हैंड मंगवाई जाती हैं, ज्यादातर नहीं सारी सेकंड हैंड मंगवाई जाती हैं और लोकल मार्केट में उसकी इस्तेदाद को मसनूई तौर पर जब वो वहां मतरूक हो जाती हैं जी, वो फेंक देते हैं कि जी अगर वो जिस हालत में मतरूक होती हैं अगर वो उसी डिजाइन के मुताबिक भी यहाँ चलाई जाए तब भी वो रिजल्ट इतने बुरे ना दें। लेकिन यहाँ पे उसकी सलाहियत जो काटने की सलाहियत को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अंदर उसकी गहाई की जो सलाहियत है उसमें खातर खा इजाफा नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो मशीन नुकसान की तरफ जाती है। ओके, ठीक है। अल्लाह रखा साहब, ये तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल बताई। ये आपके महकमा ज़राअत तोसी के इल्म में है कि 20% गंदम जो है वो ज़ाय हो रही है इस तरह? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना लॉस हो रहा है इस लेवल पे, घाई के मरहले पे जाके। इसमें हमारी जो लोकली थ्रेशनें बनी हुई ना मशीनरी जो इस्तेमाल होती है उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं स्पीड को ना, ट्रैक्टर की स्पीड को। ये अगर ज़्यादा स्पीड पे चले ना थ्रेशर तो इसमें लॉस होता है, दाने पीछे जाते हैं, ठीक है। अगर उसको प्रॉपर स्पीड पे चलाया जाए ना
वो जल्दी जल्दी में कहते हैं जी यार फटाफट निकालें, अफरा तफरी नहीं, वो जो लोग समझते हैं, फार्मर भी इसे इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। और हमारे काफ़ी दोस्तों के पास अपनी थ्रेशर तो है, कंबाइन हार्वेस्टर चलो नहीं है, लेकिन थ्रेशर है, तो उसकी स्पीड अगर प्रॉपर रखी जाए तो लॉस इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में है नहीं है। सर ये लॉस है कंबाइन हार्वेस्टर्स के, कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर के मामले में यूज आती है ना। ठीक है। तो इसके इतने मैकेनिक भी इधर शायद ना हूँ, जिस तरह की वो टेक्नोलॉजी, ये लोकली अमेंडमेंट बात करते हैं। हम पूछेंगे मैं उस साल से कि अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो कंबाइन हार्वेस्टर खुद क्यों नहीं बना सकते। लेकिन एक ब्रेक के बाद, नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की गहाई पर बात कर रहे हैं। इंतहाई अहम मरहला है और आपने अपनी फसल को कैसे बचाना है, मार्केट तक महफूज अंदाज में कैसे पहुंचाना है। और अल्लाह रखा साहब से पूछते हैं जी, आपने कटाई कर ली, गहाई भी कर ली, गंदम आ गई है, उसकी सेफ्टी के हवाले से, बोरियों में बंद करने के हवाले से कितनी देर हवा में खुला रखना है, फौरी पैक कर देना है, इसके हवाले से भी कोई गाइडलाइन है जो आपने काश्तकारों को जारी की है, या वो खुद ही अंदाज़ा लगा के कोशिश करें जैसे भी करें? सर इसमें बड़ी ज़बरदस्त महकमा ज़राअत उसी गाइडलाइन दे रहा है फार्मर को। फार्मर ने भी जिसने इतनी मेहनत की है ना, वो इसके बारे में बड़ा कॉन्शियस होता है। मौसम बड़ा अच्छा है, गंदम अच्छी है, रेट बड़ा अच्छा है, तो आप यकीन जाने कि फार्मर ने अपना अरेंजमेंट कर चुके हैं। हम फील्ड में होते हैं ना, हमारा अमला उन्हें एजुकेट कर रहा है। तो इसमें सबसे जो पहली बात है कि गंदम की जब पकाई की स्टेज आ जाती है तो इसमें फार्मर को हम एजुकेट करते हैं कि आप किसी अच्छे थ्रेशर वाले से, कंबाइन हार्वेस्टर वाले से रब्ता रखें, क्योंकि अगर उसका रब्ता होगा ना तो मौसम, और दूसरा हम इस बात की भी आगाही देते हैं कि मौसम का भी खास ख्याल रखें। आपकी अगर मौसम आपका फोरकास्ट पता करते रहे कि भाई अगले 10-12 दिनों में कैसे इस्तेमाल, फार्मर काफ़ी अब एजुकेट हो गया, नेट का इस्तेमाल करते हुए मौसम का भी खास ख्याल रखें। तो बोरियों का बंदोबस्त करें। कुछ लोगों के पास, छोटे फार्मर ने तो अपने खाद वाले गट्टू भी रखे होते हैं, वो इस्तेमाल, लेकिन ये बेहतर होता है कि गंदम की जो पैदावार है इसे पटसन की बोरियों में रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर कंसीडर किया जाता है। अच्छा। फार्मर ने अब फूड सेंटरों से भी रब्ता करना शुरू कर दिया है अपनी सेल आउट करने के लिए। व्यापारियों से, जो छोटा फार्मर है वो ज़्यादा व्यापारियों के पास जाता है। अच्छा, इसके हवाले से कोई रिकमेंडेशन है कि अगर वो थ्रेशर से या हार्वेस्टर से गंदम निकलवा लेते हैं तो उसको फौरी तौर पे बोरियों में बंद किया जाए या कुछ देर खुली हवा में रखा जाए? नहीं, इसका एक क्राइटेरिया है कि आपकी गंदम की में जो नमी है ना, वो एक प्रॉपर स्टेज पे होनी चाहिए, वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। काश्तकार को कैसे पता लगेगा 10%? ये ऐसे है कि वही तरीका जो पहले आपने बात हुई है कि वो इसको अगर अपने दांत के नीचे दाने को रख के ना दबाएगा, अगर कड़क की आवाज़ आएगी ना, इसका मतलब है उसकी नमी प्रॉपर है। अगर उसकी आवाज़ ये कड़क की नहीं आती तो फिर उसे धूप लगाने के बाद स्टोर करेगा, ये बोरी में बंद करेगा। उसका वजन कम हो जाएगा, उसको ये खदशा होगा? नहीं, 10% से अगर वजन 10% नमी से ज़्यादा है ना, तो इसमें लॉस होने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें उसके कीड़ों का हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। स्टोर में जो कीड़े मकोड़े हमलावर होते हैं ना, इसकी नमी, और इससे फिर वो स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। बात फंगस का भी इम्कान होता है, फंगस का भी इसमें एहतमाल होता है। तो इसको प्रॉपर जो है ना, इसकी नमी का ये है कि नमी कम की जाए जो मुनासिब। और गंदम में इतना ज़्यादा धूप लगाने से इसके वेट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ जी, नमी इसकी अगर ज़्यादा होगी ना तो आपका प्रोड्यूस, अगर आप फूड सेंटर पे लेके जा रहे हैं तो उनके पास वहाँ भी रिजेक्शन हो सकती है, अगर उस पर रिजेक्शन हो जाती है या वो रेट कम कर देते हैं, इस तरह का इशू आता है। तो इसमें ये है कि जब फार्मर की ये जो कटाई हो जाती है तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि इनको गठलियों की सूरत में जो बांधना है वो पराली के रस्से से बांधा जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। गंदम के सीटे एक ही साइड पे रखे जाएं। ठीक है। उसको दोनों साइडों पे ना, बोर्ड एक तरफ हो और सीटा एक तरफ, सारे एक साइड पर, और उसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और अगर वो गठरी का, हाँ, गठरी का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसे जिस जगह पे इकट्ठा करना है ना, वो ढेर ऐसी जगह पे हो जो ज़रा ऊंचा फील्ड हो। खुदा न खासा बारिश आ जाती है, पानी ऊपर ना आए, तो पानी में वो डूब ना जाए। ठीक है। और जिस जगह आपने गंदम रखी है, जब बारिश आती है ऊंची जगह पे भी उसने आना ही है। ठीक है। तो इसके गिर्द हम एडवाइस करते हैं कि घड़ा खोद लें ताकि वो सारा पानी उसमें वहाँ इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। ठीक है।
दूसरा बोरियों का बंदोबस्त करता है फार्मर, और इसे प्रॉपर दवाई शवाई भी डाल सकता है। मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगी, डॉक्टर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि आपकी फसल पक के तैयार है और आप बस गाय के मरले में और पता लगता है कि बारिश हो गई है या आंधी आई है, तूफान आ गया है जी, और उससे पता लगता है जी पूरी फसल जो है वो लेट गई है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद काश्तकार क्या करे? अब फसल भी तैयार थी, सारी फसल लेटी पड़ी है, अब उसको कैसे बचाए? वेट करे, अब धूप का वेट करे, क्या वो रिकमेंडेशन क्या है? उसमें पहले तो ये है सर, पहले तो फोरकास्ट है उसको वो देखता रहे कि उसने कटाई कब करनी है। अगले 2-3-4 दिन मौसम अगर साफ़ है, उसमें कोई बादल के या आंधी के या बारिश की चांस नहीं है, उस वक्त वो कटाई करें। जो खड़ी फसल होगी उसका नुकसान कम होगा बजाय इसके कि जो कटी हुई पड़ी हुई है। तो एक तो उस तरह मैनेजमेंट वो इस तरह से करे, खड़ी हुई फसल का नुकसान कम, खड़ी हुई फसल का नुकसान कम होगा, जो गठलियों की सूरत में पड़ी हुई है उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है। तो उसकी बजाय वो 1-2 दिन इंतजार कर ले, मौसम ठीक हो जाए, उसके बाद वो कटाई शुरू कर दे। ठीक है। अगर कटी हुई नहीं है, पहले वो उसके अंदर बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, उसको लाजिंग जिसको हम कहते हैं, उसको गिरा देती है, लेट गई है फसल, तो फिर भी उसने ना उसको 2-3 दिन क्या उससे भी मजीद डिले हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर आके सोई हुई है, लेटी हुई है, तो नीचे वाले दाने जो हैं उनके अंदर नमी जो है वो आसानी से नहीं उड़ेगी। उस नमी के उड़ने तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है उसको 10 हफ्ता भी इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर धूप नहीं निकलती, ताकि धूप उसको लगे, धूप नहीं निकलती, मौसम कंटिन्यू हो जाता है, 3-4 दिन जो है वो ऐसी सूरत हाल रह जाती है जी, तो फिर क्या करे? वो उसको इंतजार ही करना, इंतजार ही करे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा, ये मैं उसमें भी इसमें भी एक पहलू है कि अब वो फसल लेट गई है जिसको लॉजिंग कह रहे हैं, और फिर वो खड़ी नहीं हो रही फसल, धूप लगने के बावजूद खड़ी नहीं हो रही। अब वहाँ हार्वेस्टर तो नहीं चल सकता, क्या करे? हार्वेस्टर नहीं, वहाँ कंबाइन हार्वेस्टर चलाया जाता है, रीपर का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसकी खास टेक्निक है, जिस सिमत में फसल लेटी हो उसके मुखालिफ सिमत में आप कंबाइन हार्वेस्टर को चलाते हैं। ठीक है। और कोशिश करते हैं कि आप उसको ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा रख के, आपका पहले जैसा रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन हाथ से कटाई कर लें वो ज्यादा बेहतर रहेगी, या देखें हाथ से कटाई इस सूरत हाल में बहुत सारे जिम्मेदारों के लिए मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि लेटी हुई फसल है और जिम्मेदार भी ये चाहता है कि नुकसान से ज़्यादा बचे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल ना करना, उससे बहुत मैं समझता हूं कि ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल उस जिस सिमत में वो लेटी है उसके मुखालिफ सिमत में अगर वो चले, और ये जो ऑपरेटर हैं वो इस सिलसिले में जो तजर्बेकार ऑपरेटर हैं उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसमें वक्त ज़रूर ज़्यादा लग सकता है, बल्कि लगता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो आपकी फसल है वो नुकसान से बच जाती है। ठीक है। आपकी इसके बारे में मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन है? ये इंपॉर्टेंट मैटर है कि अगर बारिश आ गई है, तूफान आ गया है और फसल लेट गई है, तो फिर आप उस फसल के हवाले से क्या करना है? अगर ये जो बारिश ज़्यादा आ जाती है ना, तो इसमें गंदम अगर लेट गई है, अगर तो मेच्योर है ना, तो उसका कोई ख़ास उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये गंदम की लेटने का सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब उसकी वो फिलिंग मुकम्मल ना हुई हो, ठीक है, और उस पर बारिश या तूफ़ान आ जाए तो लेट जाए, तो उसमें तो 15-50% तक लॉस बाज़ दफ़ा चला जाता है, क्योंकि ये सारी मूवमेंट जो फिलिंग के लिए हो रही होती है उसके तने में से, वो नालियाँ बंद हो जाती हैं उसके गिरने से ना। तो जब ये पक गई है तो कोई जो स्टेज अब अगर आ भी जाती है ना, ज़ालाबारी ना आए खुदा न खासा, उसमें तो सिट्टे के सारे दाने वो गिर जाएंगे। बारिश वगैरह या गिरने से कोई इसमें खास नुकसान नहीं होगा, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं, परेशानी वाली अगर खुदा न खासा ऐसी कैफियत हो जाती है तो घबराएं नहीं। लकीली फोरकास्ट भी ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे को मौसम की खराबी के चांसेस हैं भी नहीं है, अगर हुए भी सही तो बड़े कम है, कोई ऐसी खौफनाक सूरत हाल नहीं। और ये अप्रैल के शुरू में स्टार्ट भरपूर कटाई की शुरू हो ही जानी है। ठीक है। तो इसमें मैं साथ ऐड करता चलूँ कि ये अपना गंदम को बाज़ लोग तो फार्मर हमारे ज़्यादातर वो काफ़ी अपने बीज के लिए भी रखते हैं और अपने खाने के लिए भी वो स्टोर करते हैं। स्टोर के हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जिस जगह पे स्टोर करनी है गंदम, उसकी फ्यूमिगेशन कर लें। उसमें अगर चूहे वगैरह या कोई ऐसी कीड़े मकोड़े हैं जो इसको डैमेज कर सकते हैं, तो एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं बाजार से। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि 30 से 35 गोलियां जिंक एल्युमिनियम फास्फाइड की फी 1000 का फिट के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए जिस कमरे में आपने वो रखनी है
वो उसको पहले फ्यूमिगेट कर ले, फेंक दें गोलियां, उसमें फेंक दे। और गंदम के अंदर भी बाद लोग गोलियां डालते हैं, वो भी डालते हैं, वो जब भड़ोले वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको फ्यूमिगेट 7 से 8 दिन तक, 6 से 7 दिन तक बंद रहे वो कमरा। उसके बाद जब उसे खोलें 6-7 घंटे खुला रहे तो फिर उसमें इंटरू, उसके बाद उसमें गंदम स्टोर कर लें। फिर तो उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं कि ये जो दानों में रखने वाली गोलियां आम मिल जाती हैं मेडिकल स्टोर से, पेस्टिसाइड स्टोर से मिल जाती हैं, तो इनका है कि 2 से 3 गोलियां ये 1 टन 22-25 मन के लिए काफ़ी होती हैं। अच्छा, 2, 3, 4 गोलियां रख सकते हैं इसको। हाँ जी, इसको मलमल के कपड़े में बांध के तो उसमें वो रख देते हैं। ये साल में 2 मरतबा, एक दफ़ा तो शुरू में जब आपने रखनी है, फिर जब बारिशों का सीज़न एंड हो जाए ना, तो फिर एक दफ़ा फिर इसे रिपीट कर लें, रिप्लेस करें, इसको रिपीट कर ले प्रोसेस को। और मजीद रख 2 दफ़ा साल में, 2 दफ़ा, एक दफ़ा जब आपने रखनी है गंदम उस वक्त गोलियां इस्तेमाल कर ले। दूसरा, जब ये मानसून का सीज़न गुजर जाए ना, तो इसके बाद इसकी गोलियों को रिप्लेस कर रिपीट कर लें, दोबारा रिपीट कर लें। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते थे इसी हवाले से? हाँ सर, वो डॉक्टर साहब की जो बात थी उसमें यह है कि अगर तो कोई टुकड़ों में गिरी हुई है तो वो उस टुकड़े को ना, एक छोटा सा कोई कॉर्नर है उसके अंदर गिरी पड़ी है, बाकी फील्ड ठीक खड़ा हुआ है, तो उस टुकड़े को काट के फार्मर हजरा जो हमारे हैं वो उस टुकड़े को हाथों से काट लेते हैं, दांती से काट लेते हैं, जो बाकी है उसके ऊपर कंबाइन हार्वेस्टर चला देते हैं। तो उससे मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे फील्ड ही बिल्कुल ऐसे ना सफाया हुआ पड़ा हो, ये बहुत कम होता है। पैचेस में अगर कहीं है तो वो हाथ से काट लें, हाथ से काट के बाकी के ऊपर बड़ी आसानी से कंबाइन। अगर कहीं फसल में पानी खड़ा हो गया जी और पानी नहीं निकाला जा सका तो फिर क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल? पकने के बाद इस मरहले पर पक्की सूरत में यह है कि उसके जो मुंड हैं वो थोड़े से उसके साथ आएंगे, लेकिन उसकी जो मेच्योरिटी है उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। उसको थोड़ा सा वहाँ से काट के, जिस जगह पे पानी खड़ा हुआ है, पानी के अंदर चले जाएं, उसको काट लें, बाहर आके उसको धूप लगवा लें ताकि वो थ्रेशर में से आसानी से निकल जाए। उसके दाने के ऊपर पानी के खड़े होने से कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं वो सब आपका शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी ज़राअत तो ज़राअत से वाबस्ता लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये कोई मैकेनाइजेशन हो जो दुनिया में हो रही है तो उससे हमारी पैदावार भी बढ़ जाए, आमदन भी बढ़ जाए। तो कोई पाइपलाइन में कोई खुशखबरी भी है आपकी तरफ से कि जी हम कोई हार्वेस्टर खुद तैयार कर रहे हों, कोई सोच रहे हों कि जी हम ये तब्दीली ला रहे हैं ज़राअत में? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जैसा आपने पहले फरमाया कि अगर पाकिस्तानी कौम एटम बम बना सकती है तो कंबाइन हार्वेस्टर क्यों नहीं बना सकती? इसमें देखिए, बुनियादी तौर पे डिमांड एंड सप्लाई बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ ट्रैक्टर इंडस्ट्री बड़ी मजबूत है और मुकामी तौर पर पाकिस्तान में ट्रैक्टर की सारी ज़रूरियात को पूरा कर रही है, लेकिन उसमें इस बात को हमें मलहूज़ खातर रखना पड़ेगा कि ट्रैक्टर सारा साल ज़िम्मेदार के इस्तेमाल में रहता है। तो कंबाइन हार्वेस्टर चूँकि सीजनल है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसी के मुकाबले में थ्रेशर देखें तो मुकम्मल तौर पर हम उसमें खुद कफील हैं, बल्कि चंद एक हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो थ्रेशर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर अगर कंबाइन हार्वेस्टर अच्छी क्वालिटी की बने तो वो भी एक्सपोर्ट ना की जा सके। बहुत बड़ी साइंस तो नहीं है मेरा ख्याल है, साइंस नहीं है, लेकिन अभी तक मार्केट इस हवाले से नई थ्रेशर के रेट के ऊपर, क्योंकि हमारे जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं की जानिब से इस हवाले से बड़ी संजीदा काविशें हो चुकी हैं और पाकिस्तान में मुकामी तौर पर कंबाइन हार्वेस्टर्स को मुतारिफ भी करवाया गया, लेकिन अभी मार्केट के अंदर उतनी डिमांड उन्हें नजर नहीं आई कि वो नई कंबाइन हार्वेस्टर को, जो तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ के लगभग जिसकी कीमत होगी, उसको वो अफोर्ड करें, क्योंकि जाहिर है सीजन है और सीजन के बाद फिर उस कंबाइन हार्वेस्टर को मुस्तकिल तौर पे आपने उसकी निगहदाश्त करनी है, सारा साल उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर खर्च होगा। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जब इसकी डिमांड पाकिस्तान से बाहर भी अगर इंडस्ट्री को लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, हमारे यहाँ उसकी लागत बहुत कम उसकी आती है, तो यकीनी तौर पर इस इंडस्ट्री के आगे बढ़ने में कोई मज़ायका नहीं है। गुंजाइश भी मौजूद है, हम भी ग़रीब मुल्क हैं। बल्कि मैं इस हवाले से ये बताता चलूँ कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान और चाइना की इश्तराक से पाकिस्तान के अंदर बड़ी संजीदा काविशें पीछे होती रही हैं कि मकई जो है, जो गंदम की बनिस्बत सारा साल अवेलेबल रहती है, उसके हार्वेस्टर्स पाकिस्तान में बनने तैयार जो हैं वो किए जा सके। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मज़ीद भी बात करते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब आपका शुक्रिया, अल्लाह रखा साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गंदम की कटाई और गहाई पर बात की, ये बहुत अहम मरला है। आपने बहुत सारी तजावीज़ यहाँ सुनी होंगी, सिफारिशात भी सुनी होंगी, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी फसल को बचाएँ, पैदावार बढ़ाएँ और पैसा कमाएँ। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।